हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन द सब्जेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू आईकेएस। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं। आज हम डेवलपमेंट ऑफ आईकेएस फ्रॉम अर्ली टाइम्स टू 18th सेंचुरी, प्राचीन काल से 18वीं शताब्दी तक भारतीय ज्ञान परंपरा का विकास किस तरह से हुआ वो हम इन डिटेल अच्छे से देखेंगे। ये है आईकेएस की जो मुंबई यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, उसमें मॉड्यूल नंबर 1 है, उसका ही पार्ट है। ठीक है, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है इंट्रोडक्शन टू आईकेएस, तो वहाँ से आप ज़रूर से देखिएगा। सीरीज़ वाइज मैंने चीज़ें वहाँ पे कवर करी हुई है। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा। वहाँ पे एनईपी से रिलेटेड बहुत सारे न्यू सब्जेक्ट्स मैंने कवर करे हुए, तो ज़रूर से आपको एग्जाम के लिए हेल्प मिलेगी। आइए स्टार्ट करते वीडियो। दोनों लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश में। डेवलपमेंट ऑफ आईकेएस फ्रॉम अर्ली टाइम्स टू 18th century CE. Indic knowledge system refer to the holistic and interdisciplinary body of knowledge developed in the Indian subcontinent across millennium, covering fields such as philosophy, medicine, mathematics, astronomy, art, architecture, education, spirituality, environment and more. Its development can be divided into several phases. तो कौन कौन से phases में वो डिवाइड है वो हम आगे देखने वाले हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट क्या बोलता है कि प्राचीन काल से 18वीं शताब्दी तक भारतीय ज्ञान परंपरा का किस तरह से विकास हुआ। ठीक है, तो एक समग्र और बहुआयामी प्रणाली है जो भारत में हज़ारों वर्ष से विकसित होती रही है। ठीक है, आईकेएस के बारे में बताया गया है। यह न केवल आध्यात्मिक और दर्शन बल्कि विज्ञान, गणित, खगोलशास्त्र, चिकित्सा, कृषि, वास्तुकला, कला, संगीत, शिक्षा और पर्यावरण जैसे अनेक क्षेत्रों को समेटे हुए। ठीक है, कि हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ आध्यात्मिकता, हम बोलते हैं सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की ही बातें नहीं है या सिर्फ दर्शन की बातें नहीं है, बल्कि यहाँ पे सभी चीज़ों को मल्टी डिसिप्लिनरी टाइप सभी चीज़ों को एक साथ लिया जाता है, जहाँ पे विज्ञान, गणित, खगोलशास्त्र, चिकित्सा, कृषि सभी चीज़ों की बात यहाँ पे हो गई है। ठीक है, चाहे मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, आर्ट, आर्किटेक्चर, एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी सभी चीज़ों को साथ जोड़े हुए हैं आईकेएस ने। ठीक है, ऐसे ही उसका धीरे धीरे क्या हुआ है कि नॉलेज इस तरह से डेवलप हुई है इसकी। तो फर्स्ट जो फेज़ है वो है प्री वैदिक एंड वैदिक पीरियड, जो बिफोर 1500 BCE से 500 BCE तक का था। दिस पीरियड मार्क्स द फाउंडेशन फेज ऑफ द आईकेएस विद ओरल ट्रेडिशन प्लेइंग क्रूशियल रोल। ठीक है, तो इस तरह से था जहाँ पे वैदिक पूर्व एवं वैदिक काल की बात हुई है 1500 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व। तो मुख्य विशेषताएं क्या थी इसमें, तो वहाँ पे वेदों का सबसे ज़्यादा हम बोल सकते हैं डेवलपमेंट की बात हुई थी या तो डेवलपमेंट हुआ था। The four Vedas, the Rigved, Samved, Yajurved, Atharvaved, were composed. This contained hymns, ritual, philosophy, cosmology, and early scientific observation. And यहाँ पे oral transition हुआ था, श्रुति and स्मृति, जहाँ पे knowledge was preserved and transmitted orally with precise thought, memorization and recitation टेक्निक्स। तो किस तरह से था, तो वेदों की रचना हुई इस टाइम पे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये ज्ञान के मूल स्रोत है। इनमें ब्रह्मांड, प्रकृति, समाज और मानव जीवन से जुड़े विविध विषय शामिल हैं। जहाँ पे उस टाइम पे श्रुति एंड स्मृति परंपरा थी, मतलब गुरु बोलते थे हमें वो सुनना है और उसको स्मृति में याद रखना है। मौखिक रूप से ज्ञान का संरक्षण व संप्रेषण हुआ था। तो ऋग्वेद कितने 4 वेद है उसके बारे में भी मैंने कवर करा है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, हिंदी में भी लिखा हुआ है, हम पढ़ रहे हैं। और नेचर क्या है ऋग्वेद का, ओल्डेस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ द 4 वेदास। तो सबसे ओल्ड वाला कौन सा है, तो ऋग्वेद है, ये हमें याद रखना है। एमसीक्यूज इस तरह से बनेंगे। फिर फोकस क्या था यहाँ पे, हाइम्स एंड प्राइसेस ऑफ टू डिटेल्स लाइक द अग्नि, इंद्र एंड वरुण। कंटेंट कब था, इसमें क्या खासियत थी, 1028 हाइम्स थे, इनमें संस्कृत में लिखे हुए थे। एंड पर्पस क्या था ऋग्वेद बनाने का, तो स्पिरिचुअल नॉलेज, मंत्रस फॉर रिचुअल्स एंड इन्वोकिंग डिवाइन एनर्जीज। ठीक है, तो क्या था, सबसे प्राचीन और प्रमुख वेद है। मुख्य विशेषता देवताओं की स्तुति जैसे अग्नि, इंद्र, वरुण आदि। इसमें क्या सामग्री मेन थी, 1028 स्कुत थे इसमें, मतलब मंत्र थे इसमें। और उद्देश्य क्या था, धार्मिक ज्ञान यज्ञों में प्रयोग होने वाले मंत्रों का संग्रह करना। ठीक है, फिर सेकंड है सामवेद, जहाँ पे नेचर है उसका नॉन एज द वेदास ऑफ द मेलोडीज एंड चैंट्स। और फोकस था म्यूजिकल चैंटिंग ऑन द ऋग्वेदिक हिम्स एंड कंटेंट था मोस्टली ड्राइव फ्रॉम द ऋग्वेदा बट अरेंज फॉर सिंगिंग। पर्पस था यूज फॉर द प्रीसियस ड्यूरिंग द सोमा सेक्रीफाइस एंड अदर सेरेमनीज फॉर्म बेसिस ऑफ द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो सामवेद का क्या था, इसकी मेन प्रकृति थी संगीत के साथ सामवेद जुड़ा हुआ है, तो स से स ऐसे याद रख सकते हो। और मुख्य विषय था ऋग्वेद के मंत्रों का संगीत बाय रूप।
ये जो मंत्र थे उनको संगीत में बनाने के लिए सामवेद आया था। ठीक है, फिर इसमें मेन क्या सामग्री थी कि अधिकतर ऋग्वेद के लिए से लिए गए मंत्र को गायन के लिए तैयार किए गए थे। ठीक है, तो मेन सामवेद आया ही क्यों, ऋग्वेद में जो मंत्र थे उसमें जो सूक्त थे उनको किस तरह से प्रोनाउंस करना है, किस तरह से उसको गाना है, वो सामवेद में बताया गया है। उसका मेन उद्देश्य ये था कि यज्ञों में मंत्रों का गायन, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ हम बोलते हैं ना पोएट्री टाइप में हम लिखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो हमें चीज़ें ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहती हैं। ठीक है, भारतीय ज्ञान, भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ें यहीं से मानी जाती है। फिर थर्ड है यजुर्वेद, जहाँ पे रिचुअल वेद इसको बोला जाता है। इसका मेन फोकस था प्रोज द मंत्रास फॉर रिलीजन, रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस। कंटेंट था इंस्ट्रक्शन एंड फॉर्मुलेट फॉर द परफॉर्मिंग सेरेमनीज एंड पर्पस था प्रैक्टिकल गाइड फॉर द प्रेसियस, जहाँ पे यजुर मतलब सेक्रीफाइस होता है एंड स्पेशली इन द फायर रिचुअल्स। तो क्या बताया गया है यहाँ पे, यज्ञ विधि से संबंधित वेद है ये, और मुख्य विषय इसमें यज्ञ करने की विद्या और निर्देश इस पे दिखाए गए यजुर्वेद में। और य से ऐसे याद रख सकते हो, यजुर और यज्ञ ऐसे याद रख सकते हो आप। फिर सामग्री यहाँ पे गद्य और पद्य, मतलब बोलते हैं ना कि एज अ पोएटिक वे में एंड एज अ, अगर हम वो कोई चैप्टर वाइज, इस दोनों के रूप में मंत्र और कर्मकांड की प्रक्रिया यहाँ पे मेंशन है। और इसका उद्देश्य था यज्ञ और अनुष्ठानों को सही ढंग से संपन्न करने के हेतु निर्देशन उसमें बताए गए। फिर फोर्थ था अथर्ववेद, जहाँ पे नॉलेज फॉर द डेली लाइफ एंड हीलिंग बताए गए हैं। फोकस इज स्पेल इनकेशन एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। कंटेंट इसमें charms, medical advice and domestic rituals, and purpose are deal with everyday concern like the health, peace, prosperity and the protection from the evil। ठीक है, तो अथर्ववेद था लौकिक और आध्यात्मिक ज्ञान का मिश्रण है ये। मुख्य विषय था जादू टोने, औषधि, घरेलू एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान। एंड सामग्री है तंत्र मंत्र, झाड़ फूक और रोग निवारण, विवाह, शांति और समृद्धि से जुड़े मंत्र यहाँ पे मेंशन है। और इसका मेन उद्देश्य था जीवन के व्यवहारिक पक्षों से सहायता करना, मतलब जो डेली लाइफ से रिलेटेड है वो क्या कौन सा है। अगर ऐसे बोले ना MCQ इस तरह से कुछ बने डेली लाइफ से रिलेटेड कौन सा वेद है, तो वो है अथर्ववेद। तो इस तरह से आपको याद रखना है। ये वो मैंने ना वेदों की बात आई ना, इसलिए मैंने यहाँ पे चीज़ें एक्स्ट्रा मेंशन करी है। फिर वेदांश है जहाँ पे ऑक्सिलरी साइंस लाइक पोएटिक, जहाँ पे शिक्षा, ग्रामर, व्याकरण, एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिष, मैट्रिक्स, छंद एंड इटोमोलॉजी, निरुक्ता एंड रिचुअल्स, कल्प डेवलप टू सपोर्ट द वैदिक अंडरस्टैंडिंग। तो किस तरह से है, तो ये भी मैंने एक एक करके मेंशन करा है कि वेदांग की बात है, वेदों के अध्ययन के सहायक 6 अंग है। ठीक है, वेद है लिखे हुए, उनको एक्सप्लेन करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, उसको अच्छे से पढ़ने के लिए, सपोर्ट करने के लिए अलग से 6 अंग दिए गए हैं। तो शिक्षा, जिसमें उच्चारण की बात है, व्याकरण है, निरुक्त है जो शब्द व्युत्पत्ति की बात होती है, छंद है, कल्प है जिसे विधि भी बोलते हैं, और ज्योतिष है। तो एक एक करके एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो फर्स्ट फोनेटिक्स है, जो शिक्षा की बात हो रही है, जहाँ पे जो उस पर हम बोलते हैं कि डेफिनेशन बोल रहे हैं कि साइंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक, जहाँ पे पर्पस था कि टीचर प्रॉपर आर्टिकुलेट्स ऑफ द वैदिक साउंड इंक्लूडिंग एक्शन, intonation and pronunciation technique. Importance है the Vedic hymns were transmitted orally. Accurate pronunciation was essential to preserve their integrity and spiritual effect. एग्जाम्पल है लाइक द वोवल्स है जिसमें स्वर आ जाते हैं, व्यंजन आ जाते हैं, सिलेबस आ जाता है, सिलेबल्स आ जाता है, टोन आ जाता है जिसमें स्वर है, एंड रिदम आ जाती है फॉर द चैंटिंग। ठीक है, तो किस तरह से बात हुई थी शिक्षा में, जहाँ पे वर्गों के उच्चारण, स्वर, मात्रा और लय का विज्ञान है ये पूरा, जहाँ पे ध्वनि एंड उच्चारण शास्त्र भी उसे कहा जाता है। उद्देश्य था कि वैदिक मंत्रों के सही उच्चारण और उच्चारण की शुद्धता को बनाए रखना। मतलब हम बोलते हैं जो मंत्र हम बोलते हैं उसका उच्चारण सही ढंग से होता है या नहीं। हम बोलते हैं ना कभी कभी कि आप जो मंत्र बोल रहे हैं उसका अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए, तो वही शब्द के शुद्ध उच्चारण के लिए ये आया शिक्षा। फिर महत्व है कि वैदिक परंपरा मौखिक थी, इसलिए शुद्ध उच्चारण से ही मंत्रों की शक्ति बनी रहती थी। और विषय है स्वर, व्यंजन, मात्राएं, उच्चारण स्थान, उद्वार और स्वरों की गति आदि। तो ये सब चीज़ें उसमें मेंशन थी। फिर ग्रामर, ठीक है, तो व्याकरण। फिर साइंस ऑफ द लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड ग्रामर, यहाँ से ओरल से अभी हम कहाँ पे जा रहे हैं, ग्रामर तक जा रहे हैं, मतलब अभी चीज़ें रिटर्न फॉर्म में आएगी। पर्पस था प्रोवाइड रूल्स फॉर एनालाइजिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग correct Sanskrit sentences. Importance is essential for understanding the meaning and context of Vedic texts and avoid the misinterpretation.
key texts like the Panini's Ashtadhyayi is the most famous ancient treatise on this Sanskrit grammar. तो कौन सी है पाणिनि की अष्टाध्यायी मोस्ट फेमस है ग्रामर के लिए, ये आपको याद रखनी है। व्याकरण, जहाँ पे भाषा और व्याकरण शास्त्र भी उसे कहा जाता है। परिभाषा है कि संस्कृत भाषा के नियमों का अध्ययन यहाँ पे बताया जाता है। उद्देश्य है कि वाक्य रचना और शुद्ध भाषा प्रयोग की विधियाँ प्रदान करना। महत्व है कि वेदों की सही व्याख्या और अर्थ को समझने के लिए आवश्यक है। और प्रसिद्ध ग्रंथ है पाणिनि का अष्टाध्यायी, सबसे प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। तो ये अभी आपको याद रखना है। फिर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी की बात है, जहाँ पे ज्योतिष की बात है, जहाँ पे डेफिनेशन बोलते हैं कि साइंस ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज, टाइम कैलकुलेशन एंड कैलेंडर सिस्टम की बात हुए। पर्पस है हेल्प द डिटरमाइन द करेक्ट टाइम, जहाँ पे हम बोलते हैं ना मुहूर्त, सभी चीज़ें मुहूर्त पे होनी चाहिए, ज्योतिष शास्त्र यही बोलता है। फॉर द रिचुअल्स एंड द सेक्रीफाइसेस, इंपॉर्टेंट है कि टाइमिंग वॉज क्रिटिकल इन वैदिक रिचुअल्स फॉर देम टू बी इफेक्टिव। टॉपिक है मूवमेंट ऑफ द सन, मून, स्टार, तिथिस, नक्षत्र एंड ऑस्पिशियन टाइमिंग। ठीक है, तो ये भी बताया जाता है। जहाँ पे ज्योतिष में परिभाषा बोले हम तो समय, ग्रह, नक्षत्र और पंचांग से संबंधित विद्या है ये। उद्देश्य था यज्ञ एवं संस्कारों के लिए शुभ मुहूर्त निकालना। महत्व है कि वैदिक अनुष्ठानों की सफलता के लिए सही समय का निर्धारण अनिवार्य था। विषय है ग्रह, नक्षत्र, तिथि, मास, ऋतु, कालचक्र आदि। इन सभी के लिए ज्योतिष विद्या हम बोलते हैं उसको काल गणना और खगोल शास्त्र जरूरी है। फिर मैट्रिक्स, जहाँ पे छंद की बात है, डेफिनेशन बोलते हैं स्टडी ऑफ वैदिक मीटर्स एंड दिस पोएटिक स्ट्रक्चर। पर्पस था मेंटेनिंग द रिदम, syllable, count and structure for the hymns, and importance है preserve the aesthetic and spiritual quality of the Vedic verses and common meters थे गायत्री, अनुष्टुभी, त्रिशभु एंड जगती। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि छंद, मेन जो छंद है हमारे वैदिक छंद शास्त्र, जहाँ पे परिभाषा बोलती है कि वैदिक मंत्रों के पदों मतलब छंद की लय और माप का अध्ययन। मतलब जो भी अगर हम बोलते हैं लाइन लिखी गई है, जैसे कि अगर कोई भजन है या तो कोई मंत्र लिखा गया है तो उसको हम बोलते हैं ना कि ये यही सेंटेंस क्यों ख़त्म होता है, यहाँ पे क्यों ख़त्म नहीं होता है, तो वो एक प्रॉपर उसकी लाइन में लिखा गया है, बराबर। क्या बोलते हैं ना, ओम भूर्भुवस्वः, तो वो एक लाइन, फिर तत्सवितुर्वरेण्यम, इस तरह से। तो वो नेक्स्ट लाइन कहाँ पे आएगी, फर्स्ट लाइन में कितने वर्ड्स होंगे, तो वो सब यहाँ पे छंद में बताया जाता है। उद्देश्यता का मंत्रों की सुंदरता इससे मेंटेन रहती है, गति और प्रभाव को संरक्षित रखना। महत्व है कि वैदिक श्लोकों में लयबद्धता से भाव और शक्ति में वृद्धि होती है। ठीक है, जितने श्लोक में जितनी वर्ड्स है उस पर कहाँ पे कितना भार देना है, वो सभी उससे ही छंद की जो शक्ति है, मतलब हम उस पर्टिकुलर मंत्र की शक्ति है वो बड़ी रहती है। ठीक है, प्रभावित होती है। प्रमुख छंद जैसे गायत्री मंत्र है, त्रिष्टुभ है, जगती है, अनुष्टुप आदि है, वो इसमें हमें पता चलता है कि छंद कितने महत्व है। फिर एटोमोलॉजी, जहाँ पे निरुक्ता बोलते हैं उसे, डेफिनेशन बोलते हैं साइंस ऑफ वर्ड ओरिजिन एंड इंटरप्रिटेशन। पर्पस था एक्सप्लेन द डिफिकल्ट और ऑब्सक्योर वैदिक टर्म्स एंड देयर मीनिंग्स। इंपॉर्टेंट है कि हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द सिम्बॉलिक एंड फिलोसॉफिकल मैसेजेस विद इन द वेदास। की स्कॉलर्स लाइक द यक्षस निरुक्ता इज द अर्लीस्ट नोन फॉर ऑल वर्क ऑन द एटोमोलॉजी। ठीक है, तो निरुक्ता के लिए हम बोले तो जहाँ पे कठिन वैदिक शब्दों की उत्पत्ति और उनका अर्थ बताने वाली विद्या निरुक्त है, जहाँ पे शब्द व्युत्पत्ति और व्याख्या शब्द व्युत्पत्ति और व्याख्या शास्त्र भी उसे कहा जाता है। इसका मेन उद्देश्य था वेदों में प्रयुक्त जटिल शब्दों को समझना। ठीक है, जहाँ पे कुछ शब्द बहुत डिफ़िकल्ट होंगे जिसे प्रोनाउंस करना या फिर समझना डिफ़िकल्ट होगा, वो यहाँ पे मेंशन है। महत्व था वेदों की दार्शनिक और गूढ़ बातों की समझने में सहायता करना। ठीक है, और प्रसिद्ध ग्रंथ है यास्क का निरुक्त, ये सबसे प्राचीन व्युत्पत्ति ग्रंथ है। तो ये भी आपको याद रखना है, एमसीक्यू में इस तरह से कुछ क्वेश्चन बने तो आपको पता होना चाहिए। फिर है लास्ट अंग इसका रिचुअल, जिसे हम कल्प बोलते हैं। साइंस ऑफ रिचुअल प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस है। पर्पस था प्रोवाइड द डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर परफॉर्मिंग वैदिक रिचुअल, सैक्रिफाइस एंड डेली राइट्स। इंपॉर्टेंस है एंश्योर दैट द रिचुअल्स आर परफॉर्म एक्यूरेटली एंड अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन। सब टाइप्स कैसे है इसके, जहाँ पे हम बोलेंगे कि श्रोत शुद्ध, जहाँ पे वैदिक यज्ञों की विधि बताई गई है। गृह सूत्र, जहाँ पे घरेलू संस्कार जैसे विवाह, नामकरण आदि बताए गए हैं। एंड धर्म सूत्र, जहाँ पे सामाजिक और नैतिक कर्तव्य बताए गए हैं। ठीक है, तो कल्प के अनुष्ठान और विधि शास्त्र है ये।
जहाँ पे यज्ञ, पूजा और संस्कारों की विधियों का ज्ञान वहाँ पे है। और उसका मेन उद्देश्य था वैदिक अनुष्ठानों की विधि पूर्वक संपन्न करना। एंड महत्व है कि धार्मिक और सामाजिक जीवन को शास्त्रानुसार संचालित करने में सहायता करना। ठीक है, तो ये 6 अंग थे वेदांग के। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये भी लिखा हुआ है, मतलब समरी दी गई है, तो ये भी एक बार पढ़ लीजिएगा। जहाँ पे शिक्षा, जहाँ पे ध्वनि विज्ञान मंत्रों का सही उच्चारण की बात थी। व्याकरण, जहाँ पे भाषा विज्ञान संस्कृत व्याकरण के नियम थे। फिर ज्योतिष, जहाँ पे समय, ग्रह, नक्षत्र की गणना, ये सब की बात थी। छंद शास्त्र, जहाँ पे मंत्रों की लय और पद गणना की बात थी। ठीक है, कि वो प्रॉपर प्रोनाउंस प्रॉपरली हो। निरुक्त, जहाँ पे शब्द व्युक्ति, शब्दों की उत्पत्ति और अर्थ था, मतलब जो शब्द डिफिकल्ट है उसके बारे में लिखा है। कल्प, जहाँ पे विधि शास्त्र, यज्ञों और संस्कारों की विधि बताई गई है। फिर है यज्ञस, जहाँ पे sacrifices were the central for the religious and social life, reflecting the interconnectedness of the cosmology, nature and human duties, जहाँ पे धर्म की बात है। environmental and cosmic harmony, early ecological awareness and cosmic order, where the emphasize the recognition of and the role of the human in maintaining universal balance। ठीक है, धर्म, ऋतु और सृष्टि के संतुलन, जहाँ पे जीवन और ब्रह्मांड के बीच संतुलन की अवधारणा की बात करी गई थी। आयुर्वेद की शुरुआत यहाँ से ही हुई थी। ठीक है, तो ये मेन कौन सा पीरियड था? देखो यहाँ पे हम कहाँ से आए, क्योंकि बहुत लंबा हो गया ये फर्स्ट फेज। मुख्य विशेषता यही थी, वेदों की बात हुई, ओरल ट्रेडिशन की बात थी। वेदों की बात मैंने अलग से आपको समझाई है। फिर और ये नेक्स्ट था, कहाँ गया, यज्ञ की बात थी, एनवायरनमेंट एंड कॉस्मिक हार्मोनी की बात थी। ठीक है, 4 बातें हुई। ये आप एग्जाम में ना वो वेदों वाली बात मैंने एक्स्ट्रा लिखी है, वो आपको सिर्फ समझने के लिए। फिर पोस्ट वैदिक एंड फिलोसॉफिकल पीरियड है, जहाँ पे 500 BCE से 200 CE की बात है। दिस एरा शो द राइज ऑफ द डीप फिलोसॉफिकल इंक्वायरीज एंड द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्कूल ऑफ थॉट। जहाँ पर उत्तर वैदिक एंड दार्शनिक काल, जहाँ पे 500 ईसा पूर्व से 2000 ईस्वी सन तक की बात है। जहाँ पे उपनिषद की बात आई, जहाँ पे एडवांस मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट लाइक द ब्रह्मा, यूनिवर्सल सोल एंड आत्मा, जहाँ पे सेल्फ एंड मोक्ष, लिबरेशन एंड द कर्म एक्शन वेयर बी डेवलप। उपनिषदों की रचना हुई, जहाँ पे आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष, कर्म आदि पर गहन विचार करा गया। ठीक है, 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल की रचना हुई, जिसे शद दर्शन भी कहा जाता है। 6 दर्शन, न्याय, वैशेषिका, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांता। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी जो शास्त्र वाला वीडियो है ना हमारा, यहाँ पे आई बटन में जाके, या फिर आप नॉर्मल जो इंडिक नॉलेज सिस्टम की जो प्लेलिस्ट है ना, वहाँ पे जाके आप देखोगे ना, तो वहाँ पे भी शास्त्र का मैंने समझाया हुआ है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने इन डिटेल उसको समझाया है। जहाँ पे न्याय में लॉजिक एंड एपिस्टोमोलॉजी की बात है, वैशेषिका में एटॉमिक्स एंड द नेचुरल साइंस की बात है, सांख्य जहाँ पे ड्यूलिज्म द और कॉन्शियसनेस एंड द मैटर की बात है, योगा माइंड बॉडी एंड हार्मोनी एंड मेडिटेशन की बात थी, मीमांसा में रिचुअल एक्सचेंज की बात थी, वेदांता में नॉन ड्यूलिज्म एंड द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी की बात थी, न्याय जो तर्क के साथ कनेक्टेड है, वैशेषिक जो भौतिक तत्व के साथ है, सांख्य जो तत्व मीमांसा के साथ, योग है वो आध्यात्मिक अनुशासन, पूर्व मीमांसा कर्मकांड एंड वेदांत है वो आध्यात्मिकता के साथ कनेक्टेड है, वो आपको याद रखना है। फिर जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का भी इस पर डेवलपमेंट हुई, जहाँ पे दिस हेटेरोडॉक्स सिस्टम प्रमोटेड एथिकल लिविंग, नॉन वायलेंस, अहिंसा एंड रिजोरस लॉजिक, जहाँ पे बौद्ध और जैन दर्शन अहिंसा, तपस्या, तर्क, ज्ञान और मोक्ष पर बल देते थे उस टाइम पे। फिर आयुर्वेदा फाउंडेशन, जहाँ पे सिस्टमाइज इन वर्क्स लाइक द चरक संहिता मेडिसिन के लिए, सुश्रुत संहिता सर्जरी के लिए, डिटेलिंग एनाटॉमी एंड द डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट। ठीक है, जहाँ पे आयुर्वेद ग्रंथ चरक संहिता चिकित्सा के लिए, सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा के लिए फेमस थी, एंड गणित और रेखा गणित के लिए शुल्ब सूत्रों में त्रिकोणमिति और ज्यामिति का उल्लेख करा गया था। उस टाइम के डेवलपमेंट की बात है। फिर थर्ड फेज था क्लासिकल पीरियड, जो 220 CE से 1000 CE तक था। दिस वाज द गोल्डन एज फॉर द साइंटिफिक, मैथमेटिकल एंड लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक एडवांस के लिए। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? मैथमेटिक्स, जहाँ पे आर्यभट्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो डेसिमल सिस्टम एंड प्लानिटरी मोशन, जहाँ पे आर्यभट्टिया की बात हुई थी, जहाँ पे आर्यभट्ट ने शून्य ग्रहों की
गति, पृथ्वी की परिक्रमा के बारे में बात करी थी। फिर ब्रह्मगुप्त डिस्कस द अलजेब्रा, ग्रेविटी एंड नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो एन ब्रह्मगुप्त ने बीजगणित, गुरुत्वाकर्षण बल और ऋणात्मक संख्या के बारे में बताया था। फिर एस्ट्रोनॉमी, जहाँ पे इंडियन एस्ट्रोनॉमी एक्यूरेटली कैलकुलेट एलिप्सिस, प्लानिटरी पोजीशन एंड द अर्थ सर्कमस्टांसेस, ठीक है, ये बातें करी गई थी, ठीक है। फिर मेडिसिन, जहाँ पे डेवलपमेंट और सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट, डायग्नोसिस टेक्निक एंड प्रिवेंटिंग केयर। आर्ट एंड आर्टिस्टिक की बात हुई थी, जहाँ पे न्यायशास्त्र की बात थी। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जहाँ पे संस्कृत बिकम द स्कॉलरली लैंग्वेज। तमिल संगम लिटरेचर फ्लोरिश इन द साउथ इंडियन। एंड एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज लाइक नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला अट्रैक्टेड स्कॉलर्स फ्रॉम द एशिया एंड सब्जेक्ट्स इंक्लूड द लॉजिक, फिलोसॉफी, साइंस, लॉ एंड द आर्ट उस टाइम पे डेवलप हुए थे। आयुर्वेदिक और चिकित्सा की बात करें तो रोगों का वर्गीकरण, औषधियों का ज्ञान और शल्य चिकित्सा के डेवलपमेंट हुई थी उस टाइम। विश्वविद्यालय में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला उच्च शिक्षा के विश्व प्रसिद्ध केंद्र बने। कला और सौंदर्य शास्त्र में भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र, शास्त्रीय संगीत और नृत्य का विकास हुआ था। एंड साहित्य में कालिदास जैसे कवियों की रचनाएं, तमिल संगम साहित्य, ये भी वहाँ पे मेंशन है। फिर मिडिवियल पीरियड, जहाँ पे 1000 सी से 1700 सी तक की बात है, जहाँ पे दिस पीरियड वॉर मार्क बाय द कल्चरल सेंट्रिज्म, रीजनल नॉलेज ग्रोथ एंड कंटिन्यूइंग साइंटिफिक इंक्वायरी की बात करी गई थी। जहाँ पे इसकी मुख्य विशेषता थी भक्ति एंड सूफी मूवमेंट हुई थी तभी। प्रमोटेड स्पिरिचुअल egalitarianism and devotion in the vernacular languages influencing social and ethical thoughts, जहाँ पे भक्ति और सूफी आंदोलन हुआ। सामाजिक समरसता, ईश्वर भक्ति और लोक भाषाओं में रचनाएं महत्व दिया गया था। मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, जहाँ पे भास्कर टू के रोड द लीलावती अरिथमेटिक एंड द सिद्धांत सिरोमणि एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात थी। माधवा एंड द केरला स्कूल डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस बिफोर द न्यूटन, ठीक है। गणित और खगोल की बात करें तो भास्कराचार्य द्वितीय ने लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि की रचना करी थी। केरल स्कूल में माधवाचार्य अवकलन कैलकुलस की प्रारंभिक अवधारणाएं थी। फिर मेडिसिन में हमने कंटिन्यूअस एंड रिफाइनमेंट और आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन आल्सो गेन द ग्राउंड, जहाँ पे बोला गया था चिकित्सा विद्या पद्धतियों में आयुर्वेदिक, सिद्धि एंड यूनानी चिकित्सा का विस्तार हुआ। जल प्रबंधन और पर्यावरणीय ज्ञान के बारे में बात करें तो बावड़िया, तालाब और सिंचाई प्रणाली का ग्रोथ हुआ। वास्तुकला में मंदिर, मस्जिद, किले, नगर नियोजन में उत्तम गणित और स्थापत्य का विकास हुआ। हस्तशिल्प और उद्योग के बारे में बात करें तो वस्त्र, धातुकला, जहाज निर्माण, चित्रकला, इन सब का विकास हुआ, ठीक है। तो ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर अर्ली मॉडर्न पीरियड, जहाँ पे 1700 सी से 1800 सी तक की बात करें तो यहाँ पे कॉलोनियल इन्फ्लुएंस बिगन राइजिंग, IKS एंटर द फेज ऑफ चैलेंजेस एंड ट्रांजिशन, ठीक है। तो मुख्य विशेषता ये थी कॉलोनियल एनकाउंटर हुआ, प्रिंटिंग प्रेस का उपयोग करा गया, औपनिवेशिक प्रभाव, जहाँ पे अंग्रेजों के आगमन से पारंपरिक ज्ञान और संस्थाएं कमजोर होने लगी और कुछ ग्रंथ छपने लगे, परंतु पश्चिमी दृष्टिकोण से उनकी व्याख्या हुई, ठीक है। वो जैसे बोलते थे, जहाँ पे जितना फेरफार उनको करना था वो इतना करवाते थे। लॉस ऑफ द इंस्टीट्यूशन प्रिजर्वेशन थ्रू दी ओरल एंड लोकल प्रैक्टिसेस, जहाँ पे गुरुकुल व्यवस्था का नाश हुआ, जहाँ पे औपनिवेशिक शिक्षा नीतियों से परंपरागत शिक्षा संस्था बंद होने लगी। स्थानीय परंपराओं से संरक्षण मिला, जहाँ पे ग्रामीण और लोक परंपराओं ने आयुर्वेद, योग, कथा, साहित्य और कृषि ज्ञान जीवित रहा, ठीक है। तो एट दी एंड कंक्लूजन में ये समझ रहे हैं कि प्राचीन काल से 18वीं सदी तक भारतीय ज्ञान परंपरा ने दर्शन, विज्ञान, कला, चिकित्सा और सामाजिक जीवन में अद्वितीय योगदान दिया। इसकी विशेषता थी कि इसका समग्र दृष्टिकोण, इसमें आध्यात्मिक, व्यवहारिकता, पर्यावरण संतुलन के महत्व दिया गया था। एंड 18वीं शताब्दी में विदेशी हस्तक्षेप के कारण इसकी गति धीमी पड़ गई, लेकिन इसकी जड़ें इतनी गहरी थी कि कई परंपराएं आज भी जीवित है, ठीक है। तो मेंशन वही है कि हमने देखा हर तरीके से विकास हुआ, आध्यात्मिक, व्यवहारिक, पर्यावरण, ठीक है, सबको महत्व दिया गया। लेकिन जब 18वीं शताब्दी से उसकी जो हम बोलते स्पीड है वो कम हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि बाहर के वेस्टर्नाइजेशन पे ज़्यादा जोर दिया गया, ठीक है। तो आई होप से इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।